अंदर जी आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा कि स्टेटहुड नहीं मिलनी चाहिए? पहले आप ये बताइए। कब मिलनी चाहिए ये भी नहीं कहा। ऑब्वियसली व्हेन एन एप्रोप्रिएट टाइम विल कम, J&K will be given the statehood. एप्रोप्रिएट टाइम आपने डिस्क्राइब नहीं किया। उसमें दो चीजें हैं। भाजपा जब आ जाएगी तब देखिए, नहीं वो एप्रोप्रिएट टाइम होगा क्या कि आप दुकान पे गए, पैसे दिए और कोई सामान खरीद लिया। रविंद्र जी, इसमें तीन चीजें जाएगी तब नहीं मिलेगी, जब बीजेपी दुकान पे जाएगी। यहाँ पर जंतर मंतर करने जा रहे हैं, जाए, किसने रोका है? लेकिन जाने से पहले जम्मू कश्मीर की आवाम को ये तो बता के जाए कि पिछले 18 महीनों में मैंने नौजवानों के लिए इतनी नौकरियां दी, पिछले 18 महीनों में AY के अंदर मैंने बिजली मुफ्त दी है। डिफरेंस की बता दीजिए, स्टेट बता दीजिए, कोई ऐसी यूटी बता दीजिए यहाँ पर सरकार का उपलब्धि देखकर स्टेट दी जाती है। स्टेट दी जाती है सिक्योरिटी को लेकर, ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। आप तो ये उल्टा नहीं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किनको बुलाया है? मीरवेज उमर को, कि बोली कहीं ना कहीं लगता है कि जो पाकिस्तान को सूट करता है वो कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को उमर अब्दुल्ला साहब निमंत्रण दे रहे हैं और अपने साथ जंतर मंतर लेके जाएंगे। जो भी करना सोच समझ करना, आजकल लीगल नोटिस आ जाता है, कोई इशू नहीं है। वी आर रेडी। आदरणीय मोदी जी नौजवानों को जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करें, वो टैबू दे रहे हैं, वो लैपटॉप्स दे रहे हैं ताकि बच्चों की मानसिकता जो है वो पढ़ाई की तरफ और बुलंदी की तरफ। नीट के पेपर भी लीक हो रहे हैं सर, उसको लोग बोलना। मैं नहीं, क्यों नहीं बोलूं? कोई और घोटाले भी हुए 50,000 करोड़ के कांग्रेस के वक्त में। देखिए, आप दोनों चीजों को अगर कर रहे हैं, मैं जवाब दूंगा। मैं रविंद्र जी जवाब इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आई एम नॉट जस्टिफाई, आई एम सेइंग उस समय भी इंक्वायरीज होती थी, चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप लोगों ने कहा था कि बड़े पद में नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी को रिजाइन करना चाहिए जब ये किताब सामने आई थी। उसका रीजन था, इसका रीजन नहीं है साहब। नहीं, बिल्कुल है। महाराजा हरि सिंह जी की दुहाई देके स्टेटहुड की बात करती है, जिस महाराजा हरि सिंह जी की बात करते हुए स्पेशल स्टेटस की बात करती है, 370-35A की बात करती है। कभी इन्होंने फूल मालाएं कोई अर्पित किए? नहीं। उसी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लेने के लिए 10 से 12 साल युवा राजपूत सभा और जम्मू के लोगों ने संघर्ष किया है। और उस वक्त यहाँ LG प्रशासन था जो डायरेक्ट केंद्र से कंट्रोल होता था। इतना वक्त क्यों साहब? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला खानदान से ही कोई चिराग निकलेगा और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनेगा? उनको क्या मिलते हैं साहब, लोग चुनते हैं उनको। मेरे को ये बताइए, क्या आप भी तो मोदी के नाम पे वोट मांगते हो? बीजेपी किसके नाम पे वोट मांगते? विचार के नाम पे वोट मांगते हैं। विचार मोदी साहब के विचार के बारे में। सोनम वांगचुक का नाम सुना है आपने? बहुत अच्छी तरह सुना है। अभी भी आप कहते हो कि भारत विकसित जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्या हमारे दिल के अंदर क्या लिखा है, क्या हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई नेगेटिविटी चल रही है, कोई एंटी नेशनल बात चल रही है? ये सामने तो नहीं ना है, ये तो इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पता लगा। वांगचुक साहब मांग रहे हैं कि नीट के पेपर जो लीक हुआ था, कितने छात्राओं ने सुसाइड कर लिया, मर गए वो लोग, मृत्यु हो गई उनकी, उनके लिए किसी को जिम्मेदारी लेनी है। देवेंद्र प्रधान साहब को रिजाइन करना। मैं वही बस यही मांग रहे हैं। देखिए, मैं वही कह, गलत है सही है? पहले जम्मू में कितनी शराब की दुकानें थी, आज कितनी, कोई आंकड़ा है आपको? देखिए, दो चीजों में फर्क करना पड़ेगा। मुझे पता था आप ये सवाल जरूर पूछेंगे। शराब के खिलाफ नहीं, चिट्टे के खिलाफ हो। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इलीगल चीज नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। आज सरकार बंद करे, वी विल वेलकम इट। कल को ये सरकार लीगल कर देती है चिट्टे को, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। उसका भारतीय जनता पार्टी ने एक नोटिस भेजा है उमर अब्दुल्ला साहब को, जो उन्होंने कहा कि मेरे एक जम्मू के प्रोविंस के एक MLA ने मुझसे कहा है 20-30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत मिल जाएगी, हमारे साथ आ जाओ। आपने एक 7 दिन का नोटिस उनको भेजा है। जो आपकी तरफ से आपके नेता लोग कटाक्ष करते हैं NC पर, उसको चोर कहा जाता है, गुंडों की पार्टी कहा जाता है। आपको नहीं लगता कि वो भी आप पर कोई लीगल एक्शन भेज सकते हैं? ये सब ठीक है, ये सब आप साबित कर सकते हो? जम्मू कश्मीर UT में स्टेटहुड को लेकर सियासत जो है वो गरमाई हुई है। जिसको मौका मिल रहा है वो बयानबाजी कर रहा है। शायद ये मौका जो है, ये इशू जो है इतना इम्पॉर्टेंट है, हर कोई इससे सुनना चाहता है। फैसला किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि 20 जुलाई को वो जंतर मंतर में जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़े नेता की अचानक मौत के बाद भी ये फैसला बदला नहीं। 20 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर स्टेटहुड की डिमांड करने के लिए जा रही है। तो हमने भी ज़रूरी समझा हर उस दरवाजे को खटखटाया जाए। क्या वाकई हमें स्टेटहुड चाहिए? उसके क्या फ़ायदे होंगे और उसके ना मिलने से क्या नुकसान होंगे? जम्मू कश्मीर UT के लोग क्या चाहते हैं? मेरे साथ चर्चा करने के लिए हैं जोरावर सिंह जम्वाल साहब। शुक्रिया साहब, आपने वक्त दिया।
सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको दो तरह से लोग जानते हैं। एक टीम जम्मू जो नशे के खिलाफ काम करती है, आप उसके चेयरमैन भी हैं, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के आप नेता भी हैं। मैं किससे बात कर रहा हूँ? आप डिपेंड करता है आपके सवालों पे, आप दोनों से बात कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की राष्ट्रवाद सोच आगे ले जाने के लिए कोई भी सवाल होंगे किसी भी तरह के, मैं सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ रविंदर जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि वक्त आ गया है कि हमें स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, क्यों नहीं चाहिए? जम्मू यूनिट क्या सोचती है भारतीय जनता पार्टी की, क्यों नहीं चाहिए स्टेटहुड? ये अप्रोप्रिएट टाइम क्यों नहीं है? पहले ये बताइए कि क्या सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने पर ही स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, या जम्मू कश्मीर के लोग जब पूरी तरह से तैयार हों और यहाँ पर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो, यहाँ पर इनोसेंट किलिंग्स ना हो, यहाँ पर बर्बरता ना हो, यहाँ पर अलगाववाद ना हो, तो तब चाहिए। डिपेंड ये करता है कि क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सरपरस्ती यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूटी सरकार में उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, जो स्टेटहुड की बड़ी बड़ी गुहार लगा रहे हैं, पहले वो 18 महीने का कोई रिपोर्ट कार्ड तो दे। 18 महीने जा रहे हैं मोस्ट ये रिपोर्ट कार्ड पर स्टेटहुड का तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। दोनों चीजें हैं। मैं बताता हूँ कैसे। आई विल टेल यू हाउ। आपने सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सवाल पूछा कि ये कौन चाहता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है, जम्मू कश्मीर यूटी की आवाम चाहती है। यस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब जम्मू की आवाम ही है, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, वो सीएम है, वो इस हुकूमत में है। तो अगर जो एनसी चाहेगी, उमर अब्दुल्ला साहब चाहेंगे, दैट मीन जम्मू कश्मीर की यूटी वही चाहती है। आपको ये बता दूं कि बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर यूटी में सरकार चला रहे हैं, लेकिन अगर आप वोट प्रतिशत देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ फीसद उससे ज्यादा मिले हुए हैं। बेशक पॉलिटिकल अर्थमेटिक में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम इसको स्वीकारते हैं। और एक सशक्त विपक्ष की तरह भारतीय जनता पार्टी लोगों के मुद्दों को उजागर करती है। लेकिन मैं आपको रविंदर जी एक चीज पूछ रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आखिर इतनी जल्दी क्या है स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की रेटोरिक लगाने की? एक ही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर का अवाम, जम्मू कश्मीर का नौजवान पूछ रहा है कि पिछले 18 महीनों में आपने हमारे जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के लिए क्या किया। सबसे पहली बात, 29 विभाग उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास हैं। कोई आप उमर अब्दुल्ला जी 3, अभी उन्होंने 11 तारीख को कश्मीर में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, और हाल ही में 12 को जम्मू में बहुत बड़ा प्रदर्शन, शो ऑफ स्ट्रेंथ किया। अब जंतर मंतर करने जा रहे हैं, जाए, किसने रोका है? लेकिन जाने से पहले जम्मू कश्मीर की आवाम को ये तो बता के जाएं कि पिछले 18 महीनों में मैंने नौजवानों के लिए इतनी नौकरियां दी। पिछले 18 महीनों में AAY के अंदर मैंने बिजली मुफ्त दी है गरीबों को। पिछले 18 महीनों में मैंने इतनी नौकरियां लगाई, बजाय उसके उन्होंने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स करके अपने चहेतों को लगाया। मुझे आप ये बताइए, कोई एक कारकर्दगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बता दीजिए, स्टेट बता दीजिए, कोई ऐसी यूटी बता दीजिए यहाँ पर सरकार का उपलब्धि देखकर स्टेट दी जाती है। स्टेट दी जाती है सिक्योरिटी को लेकर, ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। आप तो ये उल्टा चल रहे हैं। रविंद्र जी, आपका सवाल था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मांग रही है, एटमॉस्फेर क्यों नहीं है? देखिए वही तो बात है। क्या दिक्कत है? वो यही तो बात है। अब जो 70 जब स्टेट इनके पास थी, लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री। आप थोड़ा पीछे चलते हैं, दिल्ली ने आप 2019 से पीछे चलते हैं रविंदर जी। स्टेटहुड किसके पास थी? सरकारें इनके पास थी। इन्होंने ही ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रूल किया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी से लेके फारूक अब्दुल्ला जी से, अब उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला जी भी यहाँ पर हैं। तो आप देखिए कि उस समय कितनी पत्थरबाजियों में मौतें हुई हैं कश्मीर में। उस समय आप देखिए कितने आईडी ब्लास्ट, कितने मैसेकर्स में जम्मू रीजन में नाम पूछ कर बसों से उतार कर लोगों की निर्मम हत्याएं की गई हैं। तब स्टेट का हेड कौन थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो जब ये तब नहीं कुछ कर पाए, आज इनको कहीं ना कहीं लगता है कि जहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ना सिर्फ आश्वासन, बल्कि जब पार्लियामेंट में, आप भी जानते हैं, मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट जब ये कहा है, व्हेन एन एप्रोप्रिएट टाइम विल कम, J&K विल बी गिवन द स्टेटहुड। एप्रोप्रिएट टाइम आपने डिस्क्राइब नहीं किया। उसमें दो चीजें हैं। भाजपा जब आ जाएगी, देखिए, नहीं वो एप्रोप्रिएट टाइम होगा क्या? जरूरी नहीं है। देखिए, हो सकता है बीजेपी की गवर्नमेंट जब भी इलेक्शन हो आए, लेकिन अगर जिस तरीके के अभी हालात बने हुए, आप क्या हालात बने बताएं। आप देखिए, टेररिज्म को कंट्रोल किया है पर पूर्ण विराम लेगा, अलगाववाद को कम से कम पूर्ण विराम लगा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किनको बुलाया है? मीरवेज उमर को।
और वो हमेशा सेपरेटिस्ट लाइन टो करते हैं। कल ही का वीडियो देखिए, उनको क्यों हाउस अरेस्ट किया? क्योंकि आज भी वो सुधरे नहीं है, उनकी बोली अलगाववाद की है, उनकी बोली कहीं ना कहीं लगता है कि जो पाकिस्तान को सूट करता है वो कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को उमर अब्दुल्ला साहब निमंत्रण दे रहे हैं और अपने साथ जंतर मंतर लेके जाएंगे। बड़ा अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है। मैं कल उनका बयान यहां पर महाराजा हरि सिंह जी के पार्क में सुन रहा था कि जी अगर सेंटर कहती है कि अलगाववाद खत्म हो गया तो इसका मतलब अलगाववाद खत्म हो गया। मैं ये कहता हूं भाई साहब, जरा ध्यान से फिर से सुनिए और रिव्यू कीजिए। जिन लोगों के दिमाग में जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, आज भी कहीं ना कहीं अलगाववाद की सोच, शब्बीर शाह जैसे, यासीन मलिक जैसे, वो सलाखों के पीछे हैं। और आज अगर मीरवेज उमर की बात करें, आप उनका वो देख लीजिए, योम शहोदा, जिन लोगों ने कत्लेआम में और जेल में अटैक करने की उस समय कोशिश की थी, उस समय के निजाम ने, महाराजा हरि सिंह जी की पुलिस ने जब उनको मारा तो उनको आप शहीद करार देते हैं। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? अब आपको खतरा किससे है कि हालात तो ठीक हैं, लेकिन अगर स्टेट मिलता है तो हालात खराब हो सकते हैं। खतरा ये है कि हालात खराब है। तो दो चीजें। रविंदर जी, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा कि स्टेटहुड नहीं मिलनी चाहिए? पहले आप ये बताइए। कब मिलनी चाहिए ये भी नहीं कहा। ऑब्वियसली ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप दुकान पे गए, रेस्टोरेंट में गए, बुकिंग कराई और कोई सामान मिल गया। 6 साल से वेट कर रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली दे विल, अगर 50 साल, जैसे आपने खुद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रूल किया, बीच में कोalition ने भी रूल किया, अगर इनके पास फुल फ्लैश स्टेट होने के सब इख्तियार होने के बावजूद इन्हीं के वक्त में टेररिज्म पनपा है, इन्हीं के वक्त में रिगिंग हुई थी, अगर 87 में चले जाइए, इन्हीं के वक्त में जो है टेररिज्म ने जन्म लिया था। अब उस 50 साल को सफाई करते, मानसिकता इनकी ठीक करते समय लगेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा आपको। एक तरफ हम बात कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करें, वो टैबू दे रहे हैं, वो लैपटॉप्स दे रहे हैं ताकि बच्चों की मानसिकता जो है वो पढ़ाई की तरफ और बुलंदी की तरफ। नीट के पेपर भी लीक हो रहे हैं सर, उसको लोग बोलना। मैं नहीं, क्यों नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि नीट के पेपर में जो कुछ भी हुआ उस पर इंक्वायरी भी हो रही है और समय समय पर जो एक्शन लेना चाहिए लिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले 70,000 करोड़ का कोल घोटाला भी हुआ, कोई और घोटाले भी हुए 50,000 करोड़ के कांग्रेस के वक्त में। देखिए, आप दोनों चीजों को अगर कर रहे हैं, मैं जवाब दूंगा। मैं रविंदर जी जवाब इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आई एम नॉट जस्टिफाई, आई एम सेइंग उस समय भी इंक्वायरीज होती थी, एक्शन कोई नहीं लिया जाता था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अगर किसी ने कोताही की है उसको बख्शेंगे नहीं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे? जिम्मेदारी ली है, इंक्वायरी। स्टेट कब मिलेगी सर, आपको क्या लगता है? कब मिलनी चाहिए? कितने साल, कितने महीने? नहीं, मेरा सिंपल मानना है, जब स्टेटहुड मिलने की बात हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे मैंने कहा कि आप दुकान पे गए, पैसे दिए और कोई सामान खरीद लिया। रविंदर जी, इसमें 3 चीजें। देखिए, यहाँ पर एजेंसीज हैं और संवैधानिक एजेंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, और उनकी रिपोर्ट्स जो है उन पे डिपेंड करता है। ये जो देश है, ये एजेंसी किसके अंडर है? ये हमारे सशक्त केंद्र के अंडर है। और क्या देखिए ना, काम तो कर रहे हैं ना, उनको इंप्रूव तो कर रहे हैं। आप बताइए 2019 के बाद कितनी पत्थरबाजी के केसेस हुए? नहीं हुए। 2019 के बाद किस शख्स ने कश्मीर में, किस नौजवान ने बंदूक उठाई? किसी ने नहीं उठाई। आज जिस तरीके से जो बोली नेशनल कॉन्फ्रेंस, बड़ा अफसोस लगता है, बड़े पढ़े लिखे हैं उमर साहब, बाहर से पढ़ के आए हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की वो बोली बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो कश्मीर में क्या बयान दे रहे हैं, जम्मू में क्या बयान दे रहे हैं। फिर हाल ही में देखिए कि कह रहे हैं कि जी हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती, इन्हीं के नेता कह रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं होता। अरे बाबा, आपको किसने इख्तियार दिया? ये तो महाराजा हरि सिंह जी थे। ये पूरे देश में जितने भी राजा महाराजा थे, उनके पास इख्तियार था कि आपने किस तरफ जाना है, तो महाराजा हरि सिंह जी ने एक्सेशन किया। लेकिन आप ये बताइए कि उनको आप तानाशाह बताते हो, उनको आपकी लिखी हुई किताबों में करप्ट और क्रूअल कहते हो। ये ऐसी मानसिकता, मुझे ये बताए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस महाराजा हरि सिंह जी के पार्क में ये बात कर रही है, जिस महाराजा हरि सिंह जी की दुहाई देके स्टेटहुड की बात करती है, जिस महाराजा हरि सिंह जी की बात करते हुए स्पेशल स्टेटस की बात करती है, 370-35A की बात करती है, कभी इन्होंने फूल मालाएं कोई अर्पित किए? नहीं, कभी। ये 50 साल, देखिए, ये 50 साल रहे राज में,
क्या महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे कोई छुट्टी दी? उसी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लेने के लिए 10 से 12 साल युवा राजपूत सभा और जम्मू के लोगों ने संघर्ष किया है। और उस वक्त यहाँ एलजी प्रशासन था जो डायरेक्ट केंद्र से कंट्रोल होता था। इतना वक्त क्यों साहब? 50 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस आप ने महाराजा हरि सिंह के साथ सियासत नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने छुट्टी आराम से दे दी थी। उसमें जब वो छुट्टी हुई, अगर आपको याद हो रविंदर मुझे जी, याद है। बतौर चेयरमैन टीम जम्मू मैं भी उस संघर्ष का हिस्सा छुट्टी था। आसानी से मिल गई? अफसोस इस बात का था, आसानी से मिली थी? अफसोस देखिए कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज कहूं, मेरे को आप ये बता दीजिए, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहां पीडीपी थी? आज जिस महाराजा की ये दुआई दे रहे हैं, महाराजा हरि सिंह जी की दुआई दे रहे हैं, क्या उस संघर्ष में नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? उन्होंने कभी महाराजा हरि सिंह जी की अच्छी बातें, रिफॉर्म्स की बातें कभी कही नहीं। क्यों? जब अगर वो ये कहते हैं तो उनकी राजनीतिक जो जमीन है बिल्कुल जमींदोज हो जाती। ठीक है साहब, आपने जो कहा ठीक मान लेते हैं उसको, लेकिन महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए संघर्ष, छुट्टी छीनी है, दी नहीं है आप लोगों ने। और दूसरा मैंने ये नहीं कहा, आपने बिल्कुल कहा कि सभी ने पूरे जम्मू कश्मीर की राष्ट्रवादी सोच ने और खासकर जम्मू के डोगरों ने, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, इकट्ठे होके गुहार माना लगाई। जाता है कि महाराजा हरि सिंह के नाम के साथ सियासत तो हर पार्टी कर रही है, उनको उससे फायदा भी मिलता होगा। अगला सवाल ये है साहब कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नोटिस भेजा है उमर अब्दुल्ला साहब को, जो उन्होंने कहा कि मेरे एक जम्मू के प्रोविंस के एक एमएलए ने मुझसे कहा है 20-30 करोड़, एक मिनिस्ट्री और रियासत मिल जाएगी, हमारे साथ आ जाओ। आपने एक 7 दिन का नोटिस उनको भेजा है, ठीक है, बात समझ आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी तरफ से आपके नेता लोग कटाक्ष करते हैं एनसी पर, उसको चोर कहा जाता है, गुंडों की पार्टी कहा जाता है। लोग तो पुश्तैनी इसमें चले आ रहे हैं, इन्होंने कभी काम किया नहीं, जम्मू कश्मीर को लूट लिया। आपको नहीं लगता कि वो भी आप पर कोई लीगल एक्शन भेज सकते हैं? ये सब ठीक है, ये सब आप साबित कर सकते हो? आपने काफ़ी सारे उदाहरण दिए, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इनमें से कोई 2 उदाहरणों पे बात कर पाऊँ। जो भी करना सोच समझ करना, आजकल लीगल नोटिस आ जाता है। कोई इशू नहीं है, वी आर रेडी, क्योंकि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। पहले आप ये बताइए कि क्या जब उमर अब्दुल्ला साहब ने कश्मीर से ये बात कही थी कि 20 से 30 करोड़ पे ऑफर किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कोई ऑफिस बेरर जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जब लीगल नोटिस सर्व किया, उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई करने में फेल हो गए। उन्होंने उसको लव लेटर कहा। देखिए कितना अफसोस है कि आप इतना गंभीर इल्ज़ाम, इतना बेसलेस एलिगेशन, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की और इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर आप ये बात, संगीन इल्ज़ाम कोई चलने फिरने वाला नहीं लगा रहा। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत ही पढ़े लिखे हैं, जो दूसरी बार आप इस मैटर को लेकर कोर्ट में जाओगे या डाइल्यूट हो जाएगा? आप मुझे बताइए कि क्या उमर अब्दुल्ला साहब को ये नहीं करना चाहिए था? जब नोटिस दिया गया उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं ये सोचता था कि ये सियासी लड़ाई है, ये पॉलिटिकल मंच पे ही इसका जवाब देंगे। तो अब इन्होंने लीगल नोटिस दिया, तो मजा तब आता, हम तब मानते कि फलाना एमएलए अपने साथ खड़ा करते कि जनाब जम्मू का ये एमएलए है जो जिसके पास इतने बजे फलानी जगह इसके घर या उसके घर मिले हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे पार्टी के लोग या नेता प्रतिपक्ष की, आपने सीधे तौर पे जो आप पूछ रहे, मैं कहूँगा आदरणीय सुनील शर्मा जी हमेशा जब कहते हैं, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं, एक हर आज का पढ़ा लिखा नौजवान पूछता है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला खानदान से ही कोई चिराग निकलेगा और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनेगा? उनको क्या मिलते हैं साहब, लोग चुनते हैं उनको। मेरे को ये बताइए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में और कोई पढ़ा लिखा नहीं? यही क्यों? और ये क्या चाहते हैं? इसका मतलब ये आप ये मानते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो भी एमपी जीते हैं, जो भी एमएलए जीते हुए हैं या पहले भी जीतते रहे, चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे लेजिस्लेटर हो, क्योंकि उस समय जब एमएलसीज होते थे तो वो तो नॉमिनेट होते थे, तो इसका मतलब वो उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी की शक्ल देखकर और उनके नाम पे वोट देते हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ये स्वीकारते हैं कि उनमें खुद में कोई कैपेसिटी नहीं है, उनमें कोई कैलिबर नहीं है, लेकिन सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का निशान और उमर अब्दुल्ला का जो तस्वीर है वो दिखा के वोट लिया जाता है? फिर क्या दिखा के लिया जाता है? ये उनसे पूछिए, बहुत अफसोस होता है। वो सरकार तो उनकी इस वक्त। मैं यही तो कह रहा हूं कि उनके पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है? मैं देखिए ये जो जीतना है, लोग पसंद करते हैं उनको। जो जीतता है वो
आप भी तो मोदी के नाम पे वोट मांगते हो। बीजेपी किसके नाम पे वोट मांगते हो? विचार के नाम पे वोट मांगते हैं, विचारधारा मोदी साहब के विचार के बारे में मैं कह रहा हूं कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को नई बुलंदियों पर लेके गए हैं, नई जनरेशन को उस विचारधारा के बारे में बताया गया है। लेकिन ये सिर्फ अपनी बात करते हैं, अब्दुल्लास की बात करते हैं, दोनों में फर्क है भाई साहब। आज मोदी जी ने ना सिर्फ पार्टी की विचारधारा पर भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को पूरे विश्व में अलग अलग देशों में पहुंचाया। आज देश मानते हैं, आज से पहले कितने प्राइम मिनिस्टर रहे इतना नहीं मानते थे। मैं समझता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में आज भारत के, आपको नहीं लगता है कि विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है? सोनम वांगचुक का नाम सुना है आपने? बहुत अच्छी तरह सुना है। अभी भी आप कहते हो कि भारत विकसित जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? सोनम वांगचुक किस तरह के इंसान? मुझे आप ये बताइए, आप उनकी आइडेंटिटी किस तरह से मुझे आप ये बताइए कि वो एक एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। उन्होंने लेह लद्दाख के लोगों के लिए गलत चीज मांग रहे हो। आप बात सुनिए ना। अब दो चीजें हैं कि जब आप और मैं यहाँ बैठे हैं, क्या हमारे दिल के अंदर क्या लिखा है, कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, कोई नेगेटिविटी चल रही है, कोई एंटी नेशनल बात चल रही है, ये सामने तो नहीं ना है। ये तो इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पता लगा। वांगचुक साहब मांग रहे हैं कि नीट के पेपर जो लीक हुआ था, कितने छात्राओं ने सुसाइड कर लिया, मर गए वो लोग, मृत्यु हो गई उनकी, उनके लिए किसी को जिम्मेदारी लेनी है। देवेंद्र प्रधान साहब को रिजाइन करना है। मैं वही बस यही मांग रहे हैं। देखिए मैं वही कह, गलत है सही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट तो होने दीजिए। आप तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, करते रहो। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप लोगों ने कहा था कि बड़े पद में नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी को रिजाइन करना चाहिए जब ये किताब सामने आई थी। उसका रीजन था, इसका रीजन नहीं है साहब। नहीं, बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ सोनम वांगचुक की मृत्यु हो जाती है, मेरी बात से, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी बात सुनिए। मैं भी 9 दिन मरण व्रत पे बैठा था 98 में। फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी और जम्मू के बच्चों की मेरिट्स जो थी सबसे हाई थी, कश्मीर के बच्चों की कम थी। मैं कश्मीर के बच्चों के खिलाफ या कश्मीर के खिलाफ नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल माइंडसेट की बात बता रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार में उस समय 98 में जम्मू रीजन के बच्चों को MBBS BDS से इग्नोर किया गया और कश्मीर के बच्चों को जो दिया गया। मैं भी 9 दिन आमरण अनशन पे बैठा था, मेरी भी हालत बहुत खराब थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मरने नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करती है। 17 दिन। देखिए मेरी बात सुनिए, कभी खबर आ जाएगी, कोई खबर आ जाएगी, कौन ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। जब जैसे मैं कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि अब लद्दाख UT में जब वो कर रहे हैं, मत करो किसी को रिजाइन, किसी का इस्तीफा मत मांगो, उनसे मिल लो जाकर। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि लेट द इन्वेस्टिगेशंस गेट कंप्लीटेड। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं रविंदर जी। जो नीट के एग्जाम्स की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको डिफेंड नहीं कर रही है। मैं बार बार मैं तभी कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट तो होने दो मेरे भाई। आज इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आए दिन कोई ना कोई जो कड़ी जुड़ रही है, जो इन्वॉल्व हैं उनको, उनकी धरपकड़ चल रही है। मैंने शुरुआती दौर में आपसे पूछा था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी के नेता से बात कर रहा हूँ, जहाँ टीम जम्मू जो नशे के खिलाफ लड़ती है उनके चेयरमैन से बात कर रहा हूँ। अभी मैं बीजेपी के नेता से बात कर रहा था, अब मैं टीम जम्मू जो नशे के खिलाफ लड़ती है उससे बात करूँगा। जोरावर साहब, आप मुझे बताएं, आपने बहुत काम किया है, आपने बहुत रैलीज की हैं, आपने बहुत अवेयरनेस किया है, लोगों के बीच गए हो, घर घर गए हो, नशा के लिए काम किया है। फर्क पड़ा उससे? काफ़ी फर्क पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ करना बाकी है। मैं कब शुरू किया था आपने ये लगभग मुझे याद है 28 नवंबर 2014 की बात है। और उस समय हमने कुछ बच्चों को 12 साल हो गए, ऑलमोस्ट 12 साल ऑलमोस्ट 12 साल पहले जम्मू में कितनी शराब की दुकानें थी, आज कितनी, कोई आंकड़ा है आपको? देखिए, दो चीज़ों में फ़र्क करना पड़ेगा। मुझे पता था आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। आपको सिंथेटिक ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और लिकर में फ़र्क करना पड़ेगा। लिकर इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी, और जिस ड्रग्स की, जिस चिट्टे की हम बार बार बात कर रहे हैं, वो एक ऐसी चीज है। शराब के खिलाफ नहीं, चिट्टे के खिलाफ हो। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इलीगल चीज नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। आज सरकार बंद करे, वी विल वेलकम इट। कल को सरकार लीगल कर देती है चिट्टे को, हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता। उसका रीजन है जनाब, ये जो चिट्टा है ये एक ऐसी चीज है, किसी 70 साल के, मेरा अपना तजुर्बा बता रहा हूँ रविंदर जी, और आपके देखने सुनने वालों को ये सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं काउंसलर हूँ, लेकिन मेरे दिल में दर्द है कि जिसका
घर का अकेला अकेला चिराग बुझ गया, जिसके घर में आज कोई काम करने वाला नहीं है, गरीब से लेके अमीर तक की किस्से कहानियां मैं बता सकता हूं, जो जिन लोगों ने, जिन नौजवानों ने अपनी जानें गवा दी हैं। चिट्टा एक ऐसी चीज है, 2 से 3 बार ले लिया जाए गलती से, 70 साल का बुजुर्ग भी ले जाएगा ना, तो वो अपने पोते पोतियों को नहीं मानेगा। 2 बेटियां हैं, एक की उम्र 12 साल है, एक की उम्र 8 साल है। उसके पिता की मृत्यु हो गई, मेरा जानकार था, सिर्फ शराब की वजह से, चिट्टे की वजह से। मैं ये नहीं ऐसी बहुत सी कहानियां। मैंने ये नहीं कहा, मैंने हमने उसी को बढ़ावा दिया। मैं समझता हूं आपकी मजबूरी। आप जोरावर सिंह जम्वाल साहब टीम जम्मू का हिस्सा तो हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप बीजेपी के नेता भी हैं, आप खुलकर बात नहीं कर पा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं रविंदर जी। मैंने क्या कहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज नहीं है, ये स्टेट का प्रेरोगेटिव है, ये स्टेट का राइट है। यहाँ पे आज उमर अब्दुल्ला बंद करे, वी विल वेलकम इट। व्हाई इज नॉट डूइंग इट, व्हाई इज नॉट डूइंग इट। लेकिन मेरा लक्ष्य कुछ और था। मेरा लक्ष्य ये था, ये तो सिलसिला चलता आ रहा है, ये जो देखिए आपको रविंदर जी, जो ये चिट्टा है, ये जो ड्रग्स है, ये आपकी पर्सनल ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नैर्को टेररिज्म है। इस चीज को समझना पड़ेगा। भाजपा के हर इंटरव्यू में पाकिस्तान आप कंपेयर कीजिएगा, माफ कीजिएगा मेरे भाई, आप कंपेयर कीजिएगा 40 साल में जो पीछे जो मिलिटेंसी रही, उसमें आईडी ब्लास्ट में क्या, एनकाउंटर्स में क्या, मैसेकर्स में क्या, कितने लोग मरे हैं उस टेररिज्म में। और पिछले 10 सालों में आप ये देख लीजिए कि चिट्टे के कारण जम्मू कश्मीर में कितने। एक आखिरी सवाल साहब, अब तीसरे आदमी से बात करते हैं। हमने बीजेपी के नेता से भी बात की और टीम जम्मू के चेयरमैन से। अब तीसरे आदमी से बात करते हैं, जम्मू कश्मीर यूटी के एक नागरिक से बात करते हैं। शराब अच्छी चीज है, बुरी है? अब मैं दोनों से बाहर निकाल दिया। नशा हर कोई भी हो बुरा है, तो मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया जोरावर सिंह जी, हमसे बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। ये हमारी खास मुलाकात थी। मैं जानता हूँ लोग मेरे सवालों से परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन मुझे सुकून मिलता है कि मैंने अपना धर्म, अपना प्रोफेशन ईमानदारी से निभाया, और इन्होंने भी बड़ी ईमानदारी से जवाब दिए। इन्होंने हमें वक्त दिया, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी को समझने की। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम उस जगह पर आ गए हैं, यहाँ अब स्टेट चाहिए? क्या अभी भी महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर सियासत होती है? बहुत सी चीज़ों को गठित करने की कोशिश कर रहे हैं और करता रहूँगा जब तक इस प्रोफेशन में हूँ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।